अदानी मसले पर कई दिनों से संसद में जारी गतिरोध खत्म हुआ और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस की ओर से सबसे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी महंगाई का जिक्र नहीं है। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। राहुल ने कहा कि अग्निवीर योजना सरकार की नहीं है, बल्कि लगता है कि आरएसएस ने थोपी है। अग्निवीर योजना से देश के नौजवान खुश नहीं हैं। राहुल गांधी के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। त्रिपुरा की रैली में यूपी के सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। ये पार्टी भगवान राम, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नकारती रही है। दरअसल दिल्ली के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को ठग बताया था। राहुल गांधी ने कहा था कि सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा से गोरखनाथ मठ के इतिहास का अपमान कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कोई धार्मिक नेता नहीं, बल्कि सामान्य से ठग हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल दिल्ली नगर निगम में हंगामे के चलते सोमवार को मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव लगातार तीसरी बार टल गया था। मनोनीत पार्षदों की वोटिंग के मुद्दे पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच मुलाकात दिल्ली के सीएम हाउस पर हुई। मुलाकात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने झारखंड के सीएम के साथ देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की, लेकिन 2024 की तैयारियों पर कोई बात नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन को अच्छा दोस्त बताया। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि वो राजनीतिक लोग हैं और मुलाकातें होती रहती हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस में घमासान इस कदर बढ़ गई है कि राज्य में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो थोराट ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम करने से इनकार भी कर दिया था। सोमवार को थोराट ने पटोले से नाराजगी को लेकर पार्टी हाईकमान को चिट्ठी लिखी थी और नाना पटोले के खिलाफ शिकायत की थी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि अब पार्टी में नाना पटोले के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है। श्रद्धा वालकर केस के चार्जशीट में हत्याकांड और आफ्ताब की दरिंदगी को लेकर कई नए खुलासे हुए हैं। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी आफ्ताब ने पूरी योजना बनाकर श्रद्धा की हत्या की थी और हत्या के सबूतों को मिटाने के लिए भी पूरी तैयारी की थी। उसने बची हुई हड्डियों पर पानी डालकर मार्बल घिसने वाले ग्राइंडर से पाउडर बनाकर सड़क पर डाल दिया था। पुलिस की 6600 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया है कि आफ्ताब और श्रद्धा के बीच घरेलू खर्चों, कई गर्लफ्रेंड और अन्य मुद्दों पर झगड़ा हुआ और उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। जोशीमठ में एक बार फिर से घरों में दरार दिखाई दे रही है। प्रशासन भी 5 नए घरों में दरारों की पुष्टि कर रहा है। वहीं इन दिनों आईआईटी रुड़की भी जोशीमठ की तमाम जगहों पर भूमि परीक्षण कर रहा है। रिपोर्ट को एनडीएमए के साथ शेयर किया जाएगा। कुछ दिनों पहले जोशीमठ के सैकड़ों घरों में दरार दिखी थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। इस बीच जम्मू कश्मीर के डोडा में दरार की खबरों के बाद 19 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। प्रशासन ने लोगों के लिए कैंप बनाया है। भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया है, यानी यात्री अब व्हाट्सएप पर ही फूड का ऑर्डर दे सकेंगे। इसके लिए यात्री को अपना पीएनआर नंबर का इस्तेमाल करना होगा। भारतीय रेलवे ने शुरुआत में व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के माध्यम से ई कैटरिंग सर्विसेज के लिए 2 फेज की योजना बनाई है। रेल मंत्रालय के मुताबिक रेलवे ने अपने ग्राहकों के लिए ई कैटरिंग सर्विस को और ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए ये पहल की है। इसके लिए बिजनेस व्हाट्सएप नंबर शुरू किया गया है। बता दें कि आईआरसीटीसी ने कैटरिंग सेवाओं के लिए खास वेबसाइट बनाई है। बॉलीवुड के सितारे कियारा आडवाणी और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी के बंधन में बंध गए। कियारा सिद्धार्थ ने शाम करीब 6:30 बजे जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में फेरे लिए। शाही शादी के लिए मंडप से विदेशी फूलों को सजाया गया था। इससे पहले बैंड बाजे के साथ बारात निकाली गई। सिद्धार्थ सफेद घोड़ी पर बारात लेकर निकले। इसमें करण जौहर, शाहिद कपूर और परिवार ने डांस किया। बारात के लिए खासतौर पर दिल्ली से बैंड बुलाया गया। बारात पंजाबी ढोल और संगीत के साथ निकाली गई। टर्की और सीरिया के विनाशकारी भूकंप में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने के लिए तलाश अब भी जारी है। भूकंप के तेज झटकों ने हजारों इमारतों को तबाह कर दिया। बड़ी संख्या में घायलों को इलाज चल रहा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने बड़े पैमाने पर भूकंप से प्रभावित 10 प्रांतों में 3 महीने की इमरजेंसी की घोषणा की है। इस बीच भारत ने भूकंप की मार झेल रहे टर्की को भूकंप राहत सामग्री की 2 खेप भेज दी है। साथ में एनडीआरएफ की टीम भी रवाना की गई है। आज संसद में बड़ा हंगामा हुआ है। चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है।
क्योंकि आज लोकसभा में राहुल गांधी ने एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसमें उन्होंने गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने इन सारे आरोपों का सबूत एक भी नहीं दिया। तो पहली बात जो आज सीखने की है और जानने की है वो ये कि आजकल आरोप लगाना बहुत आसान है। लंबे लंबे चौड़े भाषण दिए जा सकते हैं, आरोप लगाए जा सकते हैं, कहानियां गढ़ी जा सकती हैं, लेकिन जब सबूत मांगे जाते हैं तो सबूत मिलता नहीं। सबूत के तौर पर राहुल गांधी सिर्फ एक फोटो लेकर आए थे जिसमें गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ नजर आ रहे थे। लेकिन राहुल गांधी संसद में कई ऐसी तस्वीरें लाना भूल गए जो कुछ और ही कहानी कहती हैं। और आज हम राहुल गांधी को वो सारी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो राहुल गांधी संसद में लाना भूल गए या फिर राहुल गांधी जिन्हें देखना नहीं चाहते, लेकिन देश जरूर देखना चाहेगा। राहुल गांधी ने देश को वो तस्वीर तो दिखा दी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी एक साथ नजर आ रहे हैं। देखिए ये, जिसमें वो एक प्राइवेट प्लेन में बैठे हैं। राहुल गांधी आज इस तस्वीर को लेकर पहुंचे थे। संसद भवन में तो ये तस्वीर तो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दी। अब हम राहुल गांधी को और देश को कुछ दूसरी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिन्हें राहुल गांधी लाना भूल गए थे। इनमें पहली तस्वीर राहुल गांधी के अपने जीजाजी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की है, जिसमें आप उन्हें गौतम अडानी के साथ बातचीत करते हुए देख सकते हैं। और यह तस्वीर आज की नहीं है, 14 वर्ष पुरानी है, यानी वर्ष 2009 की है, जब हमारे देश में यूपीए की सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसे गांधी परिवार रिमोट कंट्रोल से चलाता था। उस समय रॉबर्ट वाड्रा खुद गौतम अडानी से मिलने के लिए उनके प्राइवेट जेट में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट गए थे। लेकिन राहुल गांधी आज इस तस्वीर को संसद में लाना भूल गए, तो हमें लगा कि शायद ये तस्वीर कहीं छूट गई होगी, तो उन्हें हम ये तस्वीर दिखा देते हैं। रॉबर्ट वाड्रा उस जमाने में कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, आपको यह भी बता देते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का उस जमाने में जब यूपीए की सरकार थी, किसी से मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। किसी उद्योगपति से अगर रॉबर्ट वाड्रा मिल लिए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि उस समय रॉबर्ट वाड्रा फर्स्ट फैमिली के दामाद थे। दूसरी तस्वीर में आप राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत को अशोक अडानी के साथ देख सकते हैं। और यह तस्वीर भी आज राहुल गांधी संसद में लाना भूल गए थे। और राहुल गांधी इसे क्यों नहीं लाए, अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यहां तो अशोक गहलोत भी नजर आ रहे हैं गौतम अडानी के साथ। और तीसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गौतम अडानी की है। और यह तस्वीर बहुत पुरानी नहीं है, दिसंबर 2021 की है, जब ममता बनर्जी ने गौतम अडानी के साथ मुलाकात की थी और कहा था कि वो अडानी ग्रुप का पश्चिम बंगाल में स्वागत करती हैं और वो राज्य में निवेश को बढ़ाना चाहती हैं और उन्हें बड़ी खुशी होगी अगर गौतम अडानी उनके राज्य में निवेश करते हैं। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि राहुल गांधी इस तस्वीर को लाना भी आज भूल गए। तो राहुल गांधी जिन तस्वीरों को छोड़ आए थे, भूल गए थे, हमें लगा कि वो तस्वीरें हम लेते चलते हैं और हम राहुल जी को भी दिखा देंगे और देश को भी दिखा देंगे, क्योंकि ये तस्वीरें भी आज उन्हें दिखानी चाहिए थी। इसमें भी आपको पता लगेगा कि गौतम अडानी के सिर पर किसका आशीर्वाद है। हमारे देश के बहुत सारे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें आपको गौतम अडानी के साथ देखने को मिल जाएंगी। यहां पर आप शरद पवार के साथ उनकी तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ वही तस्वीर लेकर आए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी गौतम अडानी के साथ हैं। और राहुल गांधी ने आज यह भी आरोप लगाया कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर देश का भ्रमण कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, तब उन्हें हर तरफ एक ही नाम सुनाई देता था और वो था गौतम अडानी का नाम, और चारों तरफ एक ही कंपनी दिखाई देती थी, वो थी गौतम अडानी की कंपनी। लेकिन अब जो है देश को सच पता चल चुका है, ऐसा दावा है राहुल गांधी का। नोट करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने आरोप तो बहुत सारे लगा दिए,
मिली भगत है, सरकार का आशीर्वाद है, सरकार ने जानबूझकर इतने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, सरकार ने ही उन्हें इतना अमीर बना दिया और पहले वो 600 नंबर पर थे, अब विश्व में दूसरे नंबर पर आ गए। लेकिन इसके पीछे सबूत उन्होंने एक भी पेश नहीं किया और इसीलिए भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी संसद में उनसे यही पूछा। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य पब्लिक में सर। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और हिमाचल में सेब की बात होती है, अदानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अदानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट की बात होती है, अदानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसा नहीं बोल सकते। और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने आज सरकार पर जो आरोप लगाए हैं उनका सच भी आज आप सबको पता होना चाहिए। और जो बात आज हम आपसे कहने वाले हैं वो यही है कि फेक नैरेटिव या एक गलत नैरेटिव बनाना आज के ज़माने में बहुत आसान काम है। आप आरोप लगा दीजिए, एक कहानी बना दीजिए, लेकिन उस कहानी को लेकर अगर आप सबूत पेश नहीं करेंगे तो फिर उस पर विश्वास करना मुश्किल होगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए थोड़ी देर के लिए लोग झूठ पर भी विश्वास कर लेते हैं। अब पूरे देश को इस बात का कंफ्यूजन है कि वो किसकी बात माने। तो पहले आपको आरोप बताते हैं। राहुल गांधी का पहला आरोप यह है कि केंद्र सरकार ने देश के 7 बड़े एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट अदानी ग्रुप को दे दिया और इसके लिए नियमों में खास तौर पर कई बदलाव किए गए। जैसे उनका कहना है कि पहले नियम यह था कि अगर किसी कंपनी के पास एयरपोर्ट्स को चलाने का यानी एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का अनुभव नहीं है तो उस कंपनी को एयरपोर्ट के संचालन और विकास का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता। लेकिन अडानी ग्रुप के लिए यह नियम बदल दिया गया, जबकि सच यह है कि जानकारी ये आधी अधूरी है और उसे मसालेदार बनाने की कोशिश की गई है। अब सच्चाई क्या है देखिए। असल में यह बात राहुल गांधी की सही है कि पहले अगर किसी एयरपोर्ट के विकास और संचालन की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपी जाती थी तो यह देखा जाता था कि उस कंपनी के पास इस क्षेत्र में कोई अनुभव है या नहीं। और यह पूरी प्रक्रिया वर्ष 1996 में शुरू की गई थी और उस समय भारत की तत्कालीन सरकार ने यह नियम बनाया था कि दिल्ली और मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास की जिम्मेदारी ऐसी कंपनियों को सौंपी जाएगी जिनके पास एविएशन इंडस्ट्री में संचालन का अनुभव है। और इस आधार पर कई कंपनियों के आवेदन खारिज भी हुए, जिनमें वीडियोकॉन कंपनी भी एक थी, क्योंकि इस कंपनी के पास तब एयरपोर्ट कंसल्टेंट का अनुभव था लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेशन का अनुभव नहीं था। हालांकि बाद में वर्ष 2003 में एक नया नियम बना जिसके तहत यह तय हुआ कि हवाई अड्डों के विकास के लिए एक संस्था बनाई जाएगी जिसमें प्राइवेट कंपनियों को 76% की हिस्सेदारी मिलेगी और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 26% की हिस्सेदारी दी जाएगी। और इसी के तहत तब दिल्ली और मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। तो दूसरी कंपनियों को 74% मिलेगी, माफ कीजिएगा मैंने अभी आपको जो बताया, प्राइवेट कंपनियों को 74% की हिस्सेदारी मिलेगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बाकी के 26% की हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये दोनों आपस में पार्टनर्स बन जाएंगे ताकि सरकार की भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए उसमें हिस्सेदारी रहे। लेकिन वर्ष 2014 के बाद देश में बहुत सारे एयरपोर्ट्स का निर्माण हुआ और सरकार चाहती थी कि इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़े और इसी के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसे PPP मॉडल कहते हैं। ये उस
पीपीपी मॉडल पर आधारित था। इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी देश में एयरपोर्ट्स के संचालन और विकास की जिम्मेदारी सरकार और प्राइवेट कंपनियों की होगी, जिसमें मालिक सरकार ही रहेगी लेकिन संचालन का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों के पास होगा। अब इस प्रक्रिया के तहत सरकार ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को इसमें शामिल करना चाहती थी और इसीलिए उसने ये शर्त हटा दी कि किसी भी एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को मिलेगा जिसके पास इसका अनुभव होगा, और इससे सरकार को फायदा भी हुआ। इससे एक नुकसान तो ये था कि जो सेम कंपनियां हैं जिन्हें अनुभव है, ऐसी बहुत सीमित कंपनियां हैं और उन्हीं कंपनियों को सारे एयरपोर्ट्स मिलते हुए चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो नए प्लेयर्स आना चाहते हैं वो नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से निवेश नहीं आ रहा था। इसके तहत वर्ष 2020 में अडानी एंटरप्राइजेस को देश के 6 एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट शामिल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विवाद इन 6 एयरपोर्ट्स को लेकर है ही नहीं, विवाद है मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, क्योंकि यह दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से एक है। नोट करने वाली बात यह है कि इस एयरपोर्ट को सरकार ने अडानी ग्रुप को दिया ही नहीं, बल्कि यह एयरपोर्ट अडानी ग्रुप ने जीवीके ग्रुप से लिया है। जीवीके ग्रुप जो है ये वो कंपनी है जिससे सबसे पहले ये एयरपोर्ट दिया गया था, और ये एयरपोर्ट जो दिया गया था ये दूसरी सरकार ने दिया था। अब जीवीके को ये एयरपोर्ट मिला और जीवीके ने अगर इसे आगे अडानी को बेच दिया तो इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती। इसीलिए राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उसमें दी गई जानकारी आधी अधूरी है और पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर मुंबई एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो मुंबई एयरपोर्ट तो जीवीके को मिला था और जीवीके से बाद में अडानी ग्रुप ने खरीद लिया, और जो जीवीके के जो छोटे छोटे जो उस एयरपोर्ट में दूसरे पार्टनर्स थे उन्होंने अपना जो स्टेक था यानी अपना जो शेयर था वो अडानी ग्रुप को बेच दिया। दूसरा आरोप राहुल गांधी ने यह लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जिन देशों में यात्रा की उन देशों में अडानी ग्रुप के बिजनेस का जबरदस्त विस्तार होता चला गया। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरों पर गए वहां वहां अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते चले गए, जबकि यह आरोप भी गलत है। हकीकत यह है कि विदेशों में अडानी ग्रुप के विस्तार की शुरुआत यूपीए की सरकार के दौरान हुई थी और अडानी ग्रुप ने अपनी पहली विदेशी डील वर्ष 2008 में की थी, जब देश में यूपीए की सरकार थी, यानी राहुल गांधी जी की ही सरकार थी। और उस समय अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया की एक कोयला खदान में निवेश किया था। फिर वर्ष 2010 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया की एक कोयला खदान को खरीदा, यह भी तभी था जब राहुल गांधी जी की सरकार थी। और उसी साल गौतम अडानी ने इंडोनेशिया में रेल नेटवर्क और फिर एक बंदरगाह विकसित करने के लिए एक बहुत बड़े निवेश का ऐलान किया, और इसी तरह की डील उन्होंने वर्ष 2011 में ऑस्ट्रेलिया में भी की। ये सारी डील तब हुई थी जब देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। यानी अडानी ग्रुप का विदेशों में जो विस्तार हुआ उसका प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी का यह भी आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पावर सेक्टर में अडानी ग्रुप को बहुत अच्छी डील मिल गई। लेकिन सच यह है कि ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप की एंट्री वर्ष 2010 में यूपीए की सरकार के समय हुई थी, जैसा अभी हमने आपको बताया। तीसरा आरोप राहुल गांधी का है कि प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे के बाद गौतम अडानी की कंपनी ने इजरायल की एक डिफेंस कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और भारत की तीनों सेनाओं के लिए ड्रोन्स अब इन्हीं कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। लेकिन यह आरोप भी सही नहीं है। सच्चाई यह है कि इजरायल की एक डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है एल्बिट, और उसके साथ अडानी ग्रुप ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है, लेकिन इस कंपनी को अब तक भारतीय सेना से ड्रोन्स खरीदने का कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है। चौथा आरोप राहुल गांधी का है कि केंद्र सरकार की मदद से अडानी ग्रुप को एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंकों से लोन दिलवाया गया, जबकि जीवीके ग्रुप को लोन देने में कोई मदद नहीं दी गई। लेकिन यह आरोप भी गलत है। सच यह है कि यूपीए सरकार में भारत के 6 बैंकों से जीवीके ग्रुप को 12,114 करोड़ रुपए का लोन मिला था, जिसे यह ग्रुप चुका नहीं पाया और खुद को इस ग्रुप ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। पांचवा आरोप यह है कि केंद्र सरकार सिर्फ अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, लेकिन यह आरोप भी बाकी आरोपों की तरह गलत है। सच यह है कि किसी भी सरकार के लिए उद्योगपति बड़ा नहीं होता, बल्कि सरकार के लिए निवेश बड़ा होता है। सरकार यह देखती है कि निवेश कहां से आ रहा है,
उदाहरण के लिए, अगर आज आप कोई व्यापार करते हैं और आपको अपनी कंपनी में निवेश की आवश्यकता है, तो आप उसी व्यक्ति के पास जाएंगे जो आपकी कंपनी में आपको निवेश दे सकता है, और यह काम हर सरकार करती है। एक उदाहरण के जरिए समझिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोल ब्लॉक है जिसे पारसा ईस्ट केटे बेसन कहते हैं, और इस क्षेत्र के स्थानीय आदिवासी यहां कोल माइनिंग के खिलाफ थे और पर्यावरण को लेकर भी इस मामले में बहुत चिंता जताई गई थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने इस कोयला खदान का कॉन्ट्रैक्ट अदानी ग्रुप को दे दिया, और यह प्रक्रिया वर्ष 2012 से शुरू हुई, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने भी इसे जारी रखने की अनुमति दी। तो अगर कांग्रेस इतनी खिलाफ थी गौतम अडानी के, तो फिर उन्हें छत्तीसगढ़ में गौतम अडानी के इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा राजस्थान में भी अडानी ग्रुप को कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, जहां कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं स्वयं अशोक गहलोत। अडानी ग्रुप ने ऐलान किया कि वो अगले 5 से 7 वर्षों में कुल 65,000 करोड़ रुपए राजस्थान में निवेश करेगा, और यह पैसा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, सीमेंट प्लांट और जयपुर एयरपोर्ट के विकास पर खर्च होगा। हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी ने इसका कोई भी जिक्र आज अपने भाषण में नहीं किया। 7 अक्टूबर 2022 को एक समिट के दौरान इस निवेश का ऐलान किया गया था, और गौतम अडानी और अशोक गहलोत दोनों वहां पर मौजूद थे। उस दिन गौतम अडानी ने क्या कहा था, उनकी बगल में अशोक गहलोत खड़े हुए हैं, और अशोक गहलोत ने क्या कहा था आज आपको सुनना चाहिए, बड़ा मजा आएगा आपको सुनकर। आज हम इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है। अडानी ग्रुप ने, आपने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी, तो हमने 2 प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी दिया है, और वो जो है कि 2 मेडिकल कॉलेज उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए अडानी फाउंडेशन, अडानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। जिस तरह कल इन्होंने मीडिया में चलाने का प्रयास किया मिस्टर गौतम अडानी को लेके भी, हमें गौतम अडानी हो या कोई भी अडानी हो, अंबानी हो, अडानी हो, अमित शाह के लड़के का नाम जैसा है वो हो, हम सबका स्वागत करें। यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं, हमें तो रोजगार चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कोई भी अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, हमें तो निवेश से मतलब है। अब बड़ी बात यह है कि जब ये निवेश हो रहा था 60,000 करोड़ का राजस्थान में, और वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तब राहुल गांधी ने इस निवेश को रोका क्यों नहीं? आज यहां बात सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान की नहीं है, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं और वो भी अडानी से पैसा ले रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2019 में झारखंड की सरकार ने भी अडानी ग्रुप को विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 14,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया था। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दिसंबर 2021 में गौतम अडानी से अपने राज्य सचिवालय में भेंट की, और अप्रैल 2022 में अडानी ग्रुप ने पश्चिम बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। लेकिन तब इन विपक्षी पार्टियों को गौतम अडानी से कोई परेशानी नहीं थी, और यह लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें और भी बहुत सारे राज्य हैं। इस लिस्ट में महाराष्ट्र भी है, केरल भी है। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की गठबंधन सरकार थी, तब गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को विकसित करने का ऐलान किया था। तब भी राहुल गांधी ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई। पिछले दिनों जब गौतम अडानी ने इंडिया टुडे ग्रुप को एक इंटरव्यू दिया, तब उन्होंने खुद यह कहा कि अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा विस्तार कांग्रेस की सरकारों के दौरान ही हुआ है, क्योंकि हमारा सवाल उनसे यही था कि आरोप यह लगता है कि उनका विस्तार जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से उनका विस्तार, उनका जो विकास, और उसके बाद से वो इतने बड़े आदमी बने। लेकिन उन्होंने कहा कि यह गलत है, मेरा विकास तो सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुआ है। क्या उन्होंने कहा था, खुद उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। Many will be surprised to know that it all began during the tenure of Sri Rajiv Gandhi as the Prime Minister.
when he first liberalized the EXIM policy, and for the first time, several items were brought in the open general license list. That is what helped me to start my export house. But for Rajiv Gandhi, my journey as an entrepreneur would never have taken off. The second big push I got was in 1991, when the duo of Prime Minister Narsih Rao ji and the Finance Minister Dr. Manmohan Singh ji initiated sweeping economic reforms. Just like many other entrepreneurs, I too was a beneficiary of those reforms. राहुल गांधी को शायद यह पता नहीं होगा कि जब देश में उनके परनाना यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, तब उन पर भी एक कंपनी को ऐसे ही मदद पहुंचाने के आरोप लगे थे। असल में ये वो कंपनी थी जिसने नेशनल हेरल्ड में तब 75,000 रुपए के योगदान का ऐलान किया था, 75,000 रुपए का डोनेशन दिया था। और आरोप है कि तब प्रधानमंत्री नेहरू ने इस कंपनी को एक डिफेंस डील दिलाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जिससे तत्कालीन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल नाराज हो गए थे। उस समय सरदार पटेल ने नेहरू को इस संबंध में चिट्ठियां लिखी और कहा कि वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कंपनी को प्राथमिकता नहीं दे सकते जिसके पास कोई अनुभव भी नहीं है और जो नेशनल हेरल्ड का हिस्सा है। ये चिट्ठी आज मैंने निकाल ली है और ये चिट्ठी अपने साथ आज लेकर आया हूं। इसमें क्या लिखा है आपको पढ़कर बताता हूं। आप भी कहेंगे कि हर बात में नेहरू का नाम आ जाता है, लेकिन देश के लोगों को आज़ाद हिंदुस्तान का इतिहास पता होना चाहिए। देश के लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब हम आज़ाद हुए उसके बाद से किस तरह से सरकारों को चलाया जाता था। तो आज वो चिट्ठी मैं लेकर आया हूं, मेरे हाथ में है चिट्ठी। ये 5 मई 1950 को लिखी गई है, जिसमें सरदार पटेल लिखते हैं, माय डियर जवाहरलाल, ऐसा वो उनको लिखते हैं। और फिर वो अपनी आपत्ति जता रहे हैं कि आपने 6 दिसंबर 1948 को राणा महावीर जमशेद जंग बहादुर एंड सबिया जमशेद जंग बहादुर ईच गेव अ सम ऑफ ₹25,000 फॉर नेशनल हेरल्ड. Another sum of 25,000 was given by Sabiya Sher Jang Bahadur on 2nd December 49. These two gentlemen are connected with Himalayan Airways, as you know, were given night air mail charter in circumstances which are known to you. कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया और क्यों मिला आप ही को पता होगा. Their charter was renewed last January. Previous to this charter, they did not come to notice for any prominent civil aviation activity. In fact, there were adverse reports against them, one of which I understand came from the Indian Air Force. यानी ये जिन लोगों ने डोनेशन दिया था, ऐसा दिया नेशनल हेरल्ड को, इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया. इनका कोई हिमालयन एयरवेज नाम की कंपनी थी, जिसके खिलाफ इंडियन एयरफोर्स ने कंप्लेंट भी कर रखी थी. फिर भी इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला और बाद में वो रिन्यू भी हो गया, जिस पर सरदार पटेल अपनी आपत्ति जता रहे हैं और वो बता रहे हैं उनको कि ऐसा नहीं होना चाहिए. और मैं धीरे धीरे आपको और पढ़कर बताता हूं. फिर वो कह रहे हैं कि उन कंपनियों के बारे में बता रहे हैं कि इस कंपनी की गतिविधियां कैसी हैं. द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ओनली आफ्टर अ मंथ आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज गिवन. यानी जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसके 1 महीने के अंदर ही वो दिवालिया हो गई. फिर वो और किसी का भी नाम लिख रहे हैं कि हुसैन भाई लालजी मेड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 5,000 ऑन 13th July 48. I state this because I am told that his was also arranged through the same man Akhani. It is also bound to subject ourselves to criticism for the manner in which the National Herald is securing assistance from persons who are associated with the activities of government. I need hardly add to what I have already told you on this subject. तो सरदार पटेल
प्रधानमंत्री नेहरू को कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड जिस तरीके से पैसे की उगाही कर रहा है ऐसे लोगों से जो कि सरकार के साथ काम कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है। अब देखिए, ये चिट्ठी उन्होंने लिखी, उसके बाद नेहरू ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया उन्हें चिट्ठी लिखकर। वो कहते हैं, माय डियर वल्लभ भाई, 5 मई 1950 को नेहरू की चिट्ठी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वी ऑल ऑफ अस समटाइम्स रिसीव कंट्रीब्यूशंस फॉर चैरिटेबल फंड्स और लाइक पर्पसेस। शुड दे ऑल बी रिफ्यूज्ड और शुड दे बी एक्सेप्टेड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। और फिर वो सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो होता ही है, अब क्या करें, तो हम सारे पैसे को मना कर दें या फिर हमें उन पैसों को स्वीकार कर लेना चाहिए। I have had absolutely no contact with the Herald for the last 3.5 years or more and have not even had any particular information as to how it was being carried on. जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं है कि नेशनल हेराल्ड कैसे चल रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो कैसे पैसा ले रहे हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड में किसी ने पैसा दिया, पैसा देने के बाद सरकार में उसके काम होते चले गए, उसे डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट, एविएशन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता चला गया। और सरदार पटेल आपत्ति जता रहे हैं इस पूरी चिट्ठी की, पत्र व्यवहार जो हुआ है दोनों के बीच में, उसका जो जड़ है उसमें ये बात है। आज आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या गौतम अडानी किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, और हमारे देश में चाहे अंबानी हो या अडानी, उनकी तरक्की के पीछे बार बार सरकार से मिली भगत के आरोप ही क्यों लगते रहते हैं। अगर अडानी के सिर पर मोदी सरकार का हाथ है तो फिर खुद ही सोचिए, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां और इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और जैक मा जैसे बड़े उद्योगपतियों के सिर पर किसका हाथ है। असल में ये सारी लड़ाई नैरेटिव की है, उस कहानी की है जिसे आप नैरेटिव वॉर कह सकते हैं। नैरेटिव वॉर का मतलब उस युद्ध से है जिसमें लोगों की एक खास राय बनाने की कोशिश की जाती है और लोग भी उस नैरेटिव यानी उस धारणा पर विश्वास करते चले जाते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी कैसे सुनाई जाती है। जैसे आज ये धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि अडानी ग्रुप की जो पूरी ग्रोथ है वो मोदी सरकार की वजह से हुई, जबकि इन आरोपों के समर्थन में सबूत किसी के पास एक भी नहीं है। लेकिन यह नैरेटिव हमारे देश के एक वर्ग द्वारा इस तरह से फैलाया जा रहा है कि इस पर आप आसानी से शायद एक ना एक दिन यकीन कर ही लेंगे, क्योंकि कहते हैं, आपने सुना होगा, अगर झूठ को भी 100 बार बोला जाए तो लोग उस पर यकीन कर लेते हैं, सच मान लेते हैं। अमेरिका में हुए एक अध्ययन में यह पता चला कि सरकार के खिलाफ लगाए जाने वाले ज्यादातर आरोप एक फेक नैरेटिव का हिस्सा होते हैं, और अगर इनमें सरकार के साथ किसी उद्योगपति को जोड़ दिया जाए तो लोग इस पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। यानी सरकार और उद्योगपतियों का ये जो कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है, ये नैरेटिव गढ़ने के लिए सबसे उत्तम कॉम्बिनेशन माना जाता है। और ये जो फॉर्मूला है ये पूरी दुनिया में सुपरहिट फॉर्मूला है, भारत में ही नहीं। आपको किसी भी उद्योगपति को बदनाम करना है या किसी भी सरकार को बदनाम करना है, किसी प्रधानमंत्री या नेता को बदनाम करना है, तो उसे किसी उद्योगपति के साथ जोड़ दीजिए, उद्योगपति को सरकार के साथ जोड़ दीजिए और कह दीजिए कि ये सब आपस में मिली भगत है और ये दोनों मिलकर पैसा खा रहे हैं। ये ऐसा नैरेटिव है जिस पर पूरी दुनिया में लोग सबसे आसानी से यकीन कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ ही होगा। आसानी से लोग मान लेते हैं कि कुछ तो गलत हुआ ही होगा, दाल में कुछ ना कुछ काला तो है ही, तो बिना इस काले को देखे ही लोग मान लेते हैं कि दाल में काला है। यह बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों में अडानी ग्रुप की संपत्ति में जबरदस्त विस्तार हुआ है और वर्ष 2007 में गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ 52,300 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए हो गई। लेकिन क्या यह ग्रोथ किसी भ्रष्टाचार के बिना मुमकिन नहीं है? क्या इतना पैसा बनाना सिर्फ भ्रष्टाचार के जरिए ही मुमकिन है या सही काम करके भी इतना पैसा बनाया जा सकता है? सच्चाई यह है कि आज दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनकी संपत्तियों में भी ऐसे ही ग्रोथ हुई है, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ गौतम अडानी ही है जो 10 साल में इतने बड़े बन गए, जिन्होंने इतनी तरक्की कर ली, तो यह गलत है। उदाहरण के लिए एप्पल नाम की कंपनी, एप्पल के आईफोन तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे, एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है। एप्पल की ग्रोथ भी 2-3 वर्षों की अवधि में 500 गुना थी, लेकिन इस पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि अचानक से एप्पल की ग्रोथ जो है 500% कैसे हो गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल की यह ग्रोथ उसके दूरदर्शी फैसलों का नतीजा थी,
उसके प्रोडक्ट का नतीजा थी, उसके इनोवेशन का नतीजा थी। और अडानी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। एप्पल कंपनी की नेटवर्थ वर्ष 2007 में 28,620 करोड़ थी, लेकिन 2022 में ये 8,16,000 करोड़ रुपए हो गई। यानी जैसे गौतम अडानी की नेटवर्थ में जबरदस्त वृद्धि हुई, ठीक वैसे ही वृद्धि एप्पल कंपनी की नेटवर्थ में भी हुई। लेकिन एप्पल पर कभी कोई सवाल नहीं उठे कि उसकी ये नेटवर्थ इतनी जल्दी इतने गुना बढ़ कैसे गई। समझने वाली बात यह है कि गौतम अडानी की कंपनियों की ग्रोथ इसलिए इतनी हुई क्योंकि उन्होंने कई दूरदर्शी फैसले भी लिए। जैसे उन्होंने मोरक्को में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश किया, जिससे यूरोप में अडानी ग्रुप के विस्तार को मदद मिलेगी। इसके अलावा जब दुनिया बंदरगाहों को एक खंडर मानने लगी थी, बंदरगाहों में निवेश नहीं कर रही थी, ऐसे समय में गौतम अडानी ने पोर्ट्स के बिजनेस में निवेश शुरू कर दिया और पूरी दुनिया में इस पर अपना निवेश बढ़ाया। पूरी दुनिया के जो पोर्ट्स थे उस पर उन्होंने निवेश किया, जिससे उनकी संपत्ति बढ़ती चली गई। और आज अडानी पोर्ट्स नाम की कंपनी भारत की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है। ग्रीन एनर्जी और पोर्ट्स के अलावा उन्होंने कोल माइनिंग में भी ऐसा विस्तार किया जितना कोई और दूसरी कंपनी नहीं कर पाई। कहने का मतलब यह है कि गौतम अडानी ने बाजार में जो गैप था उसे भरने की कोशिश की। जो गैप होता है उसे अगर कोई बिजनेसमैन, कोई उद्योगपति समझ लेता है कि यहां पर आवश्यकता है निवेश करने की और भविष्य में किस चीज की जरूरत होगी। गौतम अडानी अगर यह समझ गए कि भविष्य में उन्हें एनर्जी में निवेश करना है, ग्रीन एनर्जी में निवेश करना है, और इसके कारण उनका जो व्यापार है वो बढ़ता चला गया और उनका हर बिजनेस ऐसे ही सफल होता चला गया क्योंकि उन्होंने सही जगह पर निवेश किया। एक बड़ी मशहूर कविता आज आपको सुनाता हूं, जिसे प्रियदर्शन नाम के एक लेखक ने लिखा है, और ये कविता है। लोमड़ी चालाक होती है, सियार शैतान, सांप खतरनाक, बाघ डरावना, गधा मूर्ख, घोड़ा तेज और कुत्ता वफादार। ये सब उस इंसान ने तय कर लिया जो कभी चालाक होता है, कभी शैतान, कभी डरावना और कभी मूर्ख, और कभी कभी तेज और वफादार भी। कहने का मतलब यह है कि ये सारे गुण और अवगुण इंसान में होते हैं, लेकिन इंसान इसके बावजूद ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाता है कि असल में लोमड़ी ही सबसे चालाक होती है, सांप ही सबसे खतरनाक होता है। क्या इंसान चालाक नहीं होता लोमड़ी जैसा? क्या सांप के जैसा इंसान खतरनाक नहीं होता? आज दुनिया के 80% से ज्यादा एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स में गूगल के प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं। फेसबुक जैसी कंपनियों पर अपने यूजर्स का डेटा बेचकर पैसा कमाने के आरोप लगते हैं और ये आरोप साबित भी हुए हैं। और अमेज़न जैसी कंपनी पर भी कई आरोप लगे हैं, लेकिन इन कंपनियों पर कभी किसी ने ऐसे सवाल नहीं उठाए। इन कंपनियों का प्रोडक्ट आज भी हम चुपचाप खरीदते हैं। हम कभी ना तो एप्पल पर सवाल उठाते हैं, ना गूगल पर उठाते हैं, ना फेसबुक पर उठाते हैं, ना अमेज़न पर उठाते हैं। बावजूद इसके कि हम ये बात पढ़ते रहते हैं बार बार कि ये कंपनियां गोरख धंधा करती हैं, ये कंपनियां चीटिंग करती हैं, ये कंपनियां जो ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं वो इलीगल हैं, वो अनैतिक हैं, ये कंपनियां जानबूझकर दूसरे प्रोडक्ट्स को दबाने की कोशिश करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है आप हमेशा गूगल का सर्च इंजन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या इस दुनिया में दूसरे सर्च इंजन्स नहीं है? इस दुनिया में और भी न जाने कितने सर्च इंजन्स हैं, लेकिन वो कभी आप तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि कुछ कंपनियों का एक मोनोपोली है, उनका एक अधिकार है और वो आपको आगे तक पहुंचने नहीं देते। हमारे देश में अब एक परंपरा बन गई है कि हम अपने उद्योगपतियों को हमेशा शक के नजर से ही देखते हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो। आज के दौर में अडानी और अंबानी की बात होती है। आपने ये नारा अक्सर सुना होगा कि ये तो अडानी अंबानी की सरकार है। इससे पहले टाटा बिरला के बारे में ऐसे बातें होती थी। जब भारत आजाद हुआ था उसके कई दशकों तक टाटा बिरला का राज चला। अब अंबानी और अडानी का राज चलता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की जो और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बोइंग कंपनी अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी है, या BMW है, या मर्सिडीज है, या चाइना में जैक मा है, या सैमसंग कंपनी जो साउथ कोरिया की है वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्या उस पर भी ऐसे ही वहां के लोग शक करते हैं और सवाल उठाते हैं? हम यहां पर गौतम अडानी का बचाव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए। पहले दिन हमने आपको कहा था कि जब भारत जैसे देश में और हमारे जैसे समाज में आरोप लग जाते हैं, और आरोप चाहे झूठे भी हों, तो अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, और अडानी को भी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन देश की जनता को क्या सोचना होगा?
देश की जनता को इस अग्नि परीक्षा के नतीजे का इंतजार करना चाहिए पेशेंस के साथ, लेकिन साथ ही यह भी सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो जिसमें हमारे देश के ही उद्योगपतियों को निशाने पर लिया जा रहा हो, जिसमें हमारे देश में एक ऐसी परंपरा बनाने की कोशिश हो रही हो कि हम अपने ही देश के उद्योगपतियों का साथ देना छोड़ दें। ये उद्योगपति जो हमारे देश में विकास भी करते हैं, हमारे देश में लोगों को नौकरियां भी देते हैं, हजारों नहीं लाखों लोगों को नौकरियां देते हैं, हजारों परिवार उससे चलते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार देखते हैं, कोई और चीज नहीं देखते। इसलिए इस थ्योरी पर भी नैरेटिव दोनों तरफ से चल रहे हैं। एक नैरेटिव तो यह है कि अडानी और मोदी मिले हुए हैं और ये दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं। एक ये नैरेटिव है जो आपको दिया जा रहा है, जो कि चुनाव के मद्देनजर आपसे ये बात की जा रही है, ताकि जब चुनाव होगा तो इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाएगा। 2019 में भी आप याद कर लीजिए, रफाल विमान की जो डील थी उसमें भी बिल्कुल यही पटकथा लिखी गई थी। इस बार भी वैसा ही है। तो एक नैरेटिव तो ये है, एक कहानी ये है जो आपके सामने पेश की जा रही है, लेकिन दूसरी कहानी भी आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो ये कि हो सकता है कि ये पश्चिमी देशों का कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है कि ये नरेंद्र मोदी को निशाना लगाने का एक षड्यंत्र हो सकता है कि गौतम अडानी को नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती का फायदा तो शायद कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन नुकसान जरूर हो रहा है। इस बारे में भी एक बार आप सोचिएगा। और बार बार हमारे दिमाग में ये बात भर दी जाती है कि हम अपने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से नफरत करें, उनका सम्मान ना करें, या फिर उन्हें हमेशा शक की नजर से देखें। तो इस दूसरे नैरेटिव पर भी गौर जरूर कीजिएगा। और आखिर में आपसे हम ये कहेंगे कि किसी ने कोई भी आरोप लगाया है, आज हम राहुल गांधी की बात को भी खारिज नहीं कर सकते कि राहुल गांधी झूठ ही कह रहे हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, आज मैंने राहुल गांधी के आरोपों के बारे में आपको कुछ सच्चाई बताने की कोशिश की रिसर्च के जरिए, लेकिन क्या राहुल गांधी अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए भी कुछ रिसर्च नहीं करेंगे? क्या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं आज संसद में, अब उन्हें अपने अगले भाषण में उन आरोपों के सबूत उन्हें देने चाहिए, लॉजिक देना चाहिए, तर्क देने चाहिए और यह साबित करना चाहिए, जैसे एक वकील साबित करता है अदालत में और कहता है कि हेंस प्रूव्ड, इससे यह साबित होता है, और जज मान लेता है एक वकील की बात कि हां आपकी बात बिल्कुल सही है। एक वकील केस को जीतता है, दूसरा वकील उस केस को हार जाता है। ऐसे ही राहुल गांधी को अब अपने हर आरोप के बाद उसका सबूत पेश करना चाहिए, उन्हें एक वकील की तरह देश के सामने आना चाहिए। और इस बार जज कौन होगा? जज होंगे आप सब लोग, जज होंगे इस देश के 140 करोड़ लोग। वकील हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी एक केस लड़ रहे हैं, लेकिन अब आप सबकी अदालत में राहुल गांधी को यह बात साबित करनी पड़ेगी, ये आरोप साबित करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं चीन के उस स्पाई बलून की, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के बीच आजकल बड़ा तनाव पैदा हो गया है। दोनों महाशक्तियां हैं और दोनों महाशक्तियों के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। एक जमाना था जब जो कोल्ड वॉर शीत युद्ध होता था वो अमेरिका और रशिया के बीच था, लेकिन आज का जो कोल्ड वॉर है वो चीन और अमेरिका के बीच है, क्योंकि यही दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं। ये जो स्पाई बलून की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले 28 जनवरी को अमेरिका के एयरपोर्ट जोन में प्रवेश करते हुए देखा गया था, और इसके बाद 3 फरवरी को यह अमेरिका के मोंटाना क्षेत्र में दिखाई दिया। और इस इलाके को बहुत संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि ये अमेरिका का परमाणु मिसाइल क्षेत्र है। और इस घटना के बाद ही अमेरिका को शक हुआ कि स्पाई बलून के जरिए चीन उसकी जासूसी कर रहा है, इसलिए इस बलून पर नजर रखी जाने लगी और 4 फरवरी को इसे नष्ट कर दिया गया। लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि स्पाई बलून के जरिए चीन ने भारत की जासूसी भी की थी, और यह बलून अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर देखा गया था। इसलिए आज हम आपको जासूसी करने वाले चीन के इस विशालकाय गुब्बारे के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये स्पाई बलून क्या होते हैं। ये टेक्नोलॉजी 229 वर्ष पुरानी है, आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। पहली बार वर्ष 1794 में फ्रांस की सेना ने इसके जरिए ऑस्ट्रिया और डच सैनिकों की निगरानी की थी, उनकी जासूसी की थी। सोचिए 230 वर्ष पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर चीन आज के इस सैटेलाइट युग में कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी मंशा क्या होगी?
स्पाई बलून को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह चित्र देखना होगा जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं। असल में इस तरह के गुब्बारे सामान्य गुब्बारों से ज्यादा अलग नहीं होते। फर्क बस इतना है कि ये आकार में बड़े होते हैं और इन्हें समुद्र तल से या जमीन की सतह से इतनी ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है जहां तक रेडार भी इन तक पहुंच नहीं पाते, यानी ये रेडार की नजर में भी नहीं आते। कहने का मतलब ये कि ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से ये रेडार सिस्टम को चकमा देते हैं और इससे जिन देशों की जासूसी की जा रही है उन्हें कभी भी इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि हमारी जासूसी हो रही है। इन गुब्बारों को हाइड्रोजन या हीलियम गैस की मदद से उड़ाया जाता है क्योंकि ये गैस बड़ी हल्की होती है और इनकी मदद से ये गुब्बारे हवा में फ्लोट यानी तैर पाते हैं। खतरनाक बात यह है कि इनमें सोलर पैनल्स के अलावा सेंसर्स और रेडार भी लगा होता है और इनमें ऐसे कैमरे लगे होते हैं जो घने कोहरे और अंधेरे के बीच भी किसी भी चीज की साफ तस्वीरें खींच सकते हैं और इस तरह के कैमरों को हम इंफ्रारेड कैमरे कहते हैं। जिस स्पाई बलून से चीन अमेरिका की जासूसी कर रहा था वो 200 फीट लंबा था और 120 फीट चौड़ा था, यानी समझ लीजिए फुटबॉल के मैदान जैसा। इसकी लंबाई किसी 20 मंजिला इमारत के बराबर थी, इतना विशाल था, और इसकी चौड़ाई लगभग 3 बसों के बराबर थी और इसका वजन लगभग 900 किलोग्राम था। इससे भी बड़ी बात यह कि आसमान में 60 से 65 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जहां से इसके लिए रेडार सिस्टम से बचना आसान हो जाता है। असल में पृथ्वी का वायुमंडल 3 भागों में बटा है, जिनमें पहला होता है ट्रोपोस्फेयर और इसमें पृथ्वी की सतह से 7 से 14 किलोमीटर तक का हिस्सा होता है। अभी जितने भी हेलीकॉप्टर्स और यात्री विमान आसमान में उड़ते हैं उनकी रेंज जमीन से 7 से 14 किलोमीटर के अंदर होती है। इसके बाद दूसरे भाग को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह से 14 से 50 किलोमीटर तक होता है। इसमें जो दुनिया के आधुनिकतम और खतरनाक लड़ाकू विमान हैं वो 18 से 28 किलोमीटर तक के हिस्से में उड़ान भर सकते हैं, यानी ये ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। जमीन की सतह से 60 से 90 हजार फीट की ऊंचाई पर ये विमान उड़ान भर सकते हैं। लेकिन जो स्पाई बलून होते हैं वो 17 से 42 किलोमीटर यानी 60,000 से लेकर 1,37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखते हैं, जिससे ये जमीन से बहुत ऊपर होते हैं और इसके लिए रेडार से सिस्टम से बचना आसान हो जाता है। लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि चीन सैटेलाइट के जमाने में इन गुब्बारों का इस्तेमाल आखिर क्यों कर रहा है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह कि सैटेलाइट पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, मतलब सैटेलाइट लो ऑर्बिट यानी निचली कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह की दूरी लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। और सबसे बड़ी बात, एक सैटेलाइट पृथ्वी का एक चक्कर 90 मिनट में लगा लेता है, जिससे किसी भी इलाके को ज्यादा देर तक स्कैन करना या वहां की जासूसी करना सैटेलाइट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज होती है। लेकिन स्पाई बलून्स के साथ यह परेशानी नहीं है। इस तरह के गुब्बारे सैटेलाइट की तुलना में जमीन की सतह से बहुत पास होते हैं, करीब होते हैं, और क्योंकि इनकी रफ्तार बहुत धीमी है इसलिए इनके लिए किसी भी इलाके को देर तक स्कैन कर पाना और जानकारी इकट्ठा करना आसान होता है। सैटेलाइट की तुलना में ये टारगेट की स्पष्ट तस्वीरें लेने में भी कारगर होते हैं। इसके अलावा स्पाई बलून्स सैटेलाइट की तुलना में काफी सस्ते होते हैं। इन्हें लॉन्च करने के लिए किसी लॉन्चर की जरूरत भी नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए एक ऐसा सैटेलाइट जिसमें मिसाइल वार्निंग सिस्टम लगा हो और जो जासूसी करने में सक्षम हो, उसका खर्च 4 से 4.5 हजार करोड़ रुपए होता है, जबकि खतरनाक से खतरनाक स्पाई बलून पर भी ज्यादा से ज्यादा 1,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। चीन और अमेरिका पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि दोनों देश दुनिया के अलग अलग कोनों पर स्थित हैं, अलग छोर पर हैं। दोनों के बीच लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी है और अभी जो स्पाई बलून अमेरिका के हवाई क्षेत्र में आया उसने प्रशांत महासागर से होते हुए पहले कनाडा के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और इसके बाद यह अमेरिका के हवाई क्षेत्र में आया, जहां इसे पहली बार 2 फरवरी को ट्रैक किया गया, जब यह अमेरिका के मोंटाना राज्य में ऐसी जगह से गुजरा जहां एक सैन्य अड्डे पर अमेरिका की 3 न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात हैं। तब जाकर इसके बारे में पता चला। तो सोचिए कितना लंबा रास्ता तय करके यह वहां पहुंचा होगा। अब यह कहना मुश्किल है कि इसे चीन में ही लॉन्च किया गया था या इसे अमेरिका के आसपास किसी और क्षेत्र में लॉन्च किया। फिलहाल अमेरिका ने चीन के स्पाई बलून को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया, जिसे F-22 रैप्टर कहते हैं।
और इसी फाइटर जेट की मदद से इस स्पाई बलून पर एक खतरनाक मिसाइल दागी गई जिसे साइड विंडर मिसाइल कहते हैं। इस मिसाइल की टॉप स्पीड है 1900 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कीमत है 3 करोड़ 10 लाख रुपए, जबकि अमेरिका के इस लड़ाकू विमान की टॉप स्पीड है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कीमत है एक विमान की लगभग 1600 करोड़ रुपए। इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि ये 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है और क्योंकि ये जो बलून था वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, इसलिए इस विमान की सेवाएं यहां पर ली गई। मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है और वो है, मैं अभी आपको दिखाता हूं क्या है, और वो है ये रोज, यानी ये गुलाब का फूल, क्योंकि आज रोज डे है। दिलचस्प बात यह है कि गुलाब का फूल सैकड़ों वर्षों से दुनिया के अलग अलग देशों और संस्कृतियों में अपनी पहचान रखता चला आ रहा है। भारत में मुगलों के जमाने से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल तक गुलाब के फूल से जुड़ी सैकड़ों कहानियां हैं, कविताएं हैं, शायरी है। कहा जाता है मुगल बादशाह मोहम्मद बाबर को गुलाब के फूल बड़े पसंद थे और उसने 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में ईरान से ऊंटों पर लदवाकर गुलाब के फूल मंगवाए थे। उसने ये बात तुर्की भाषा में लिखी और अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में लिखी है। वहीं मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में भी कहा जाता है कि उसकी बेगम नूरजहां को लाल गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए हर रोज वो कई टन ताजे गुलाब नूरजहां के महल में भिजवाया करता था। तो आज हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि गुलाब के फूल को किसी से जोड़कर मत देखिए। गुलाब का फूल तो गुलाब का फूल ही रहेगा, चाहे वो मुगलों को पसंद रहा हो या अंग्रेजों को पसंद रहा हो या भारतीयों को पसंद रहा हो। गुलाब के फूल का मतलब है प्यार, इसका मतलब है मोहब्बत, इसका मतलब है सौहार्द। और आज हम आप सबको ये कहना चाहते हैं कि अपने जीवन को इस गुलाब के फूल की तरह बनाइए। और हमारे जो ट्रोलर्स हैं, हमारे जो आलोचक हैं, उन्हें भी आज हम ये गुलाब का फूल भेंट करना चाहते हैं। उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जीवित रहते हुए ही उनके मन को इस गुलाब के फूल से जरूर शांति मिलेगी।